हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RSD ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक नया असाइनमेंट। ये असाइनमेंट हम लोगों को मिला है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की ओर से। देख सकते हैं आप लोग शैक्षणिक सत्र 2021-22 माह अगस्त, असाइनमेंट नंबर 1, कक्षा 12वीं और विषय भौतिक शास्त्र या भौतिकी। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट्स ये असाइनमेंट हम लोगों को मिला है, ये आप लोगों का मंथली असाइनमेंट है जो माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर से भेजा जाता है। और ये असाइनमेंट आप लोगों को जमा करना कंपलसरी है। वैसे तो पाक्षिक मूल्यांकन भी जमा करना कंपलसरी है, लेकिन ये असाइनमेंट अगर आप जमा नहीं करेंगे तो शायद आपके इंटरनल असेसमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को असाइनमेंट्स अभी मिले हुए हैं सारे सब्जेक्ट्स के, उसी का सोल्यूशन मैंने आज बनाया है। तो इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सब्जेक्ट है फिज़िक्स, क्लास है 12th और ये पहला असाइनमेंट है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 1 का भाग अ, सी धारिता वाले संधारित्र को V विभव तक आवेशित किया गया है, इसकी विद्युत ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, आंसर देख सकते हैं आप लोग। चूंकि संधारित्र में प्रारंभ में विभव 0 तथा माना इसे Q आवेश देने पर विभव V हो गया। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, संधारित्र में प्रारंभ में हम क्या मान करके चल रहे हैं, विभव 0 है, जब उस पर कोई भी आवेश नहीं था। जब आपने उसे Q आवेश दिया तो उसको देने पर विभव कितना हो गया, V हो गया। तो शुरू में विभव था 0 और Q आवेश देने पर विभव हो गया V। तो औसत विभव आपको कितना मिल जाएगा, 0 + V/2 = V/2। ये औसत विभव हमको मिल गया। फिर से आप देख सकते हैं, इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया है। फिर से आप देख सकते हैं जो आपकी धारिता है वो कितनी है, C। तो धारिता की गणना करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दी गई वस्तु पर आवेश की मात्रा को धीरे धीरे आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो आवेश की मात्रा आप कैसे बढ़ा सकते हो, पहले से कोई चीज़ आवेशित है उस पर फिर से आपको आवेश की मात्रा बढ़ानी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस आवेश के अगेंस्ट या उसके विपरीत हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा जो आवेश पहले से उपस्थित हैं। तो वही कार्य उसमें किस ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो कार्य को यहाँ पर आप किस रूप में दर्शा सकते हैं, कार्य W = औसत विभव गुणित आवेश। ठीक है, तो औसत विभव आपने कितना ज्ञात किया था, V/2 समीकरण 1 से, और आवेश आपने कितना दिया है, Q। तो सिंप्लीफाई करने पर आप लोगों को मिल गया 1/2 QV। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। आगे आप देख सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि संधारित्र की धारिता के सूत्र से क्या होता है हमारे पास, C = Q/V या V = आप क्या लिख सकते हैं, Q/C। यहाँ से Q क्या मिल गया आपको, VC। देख सकते हैं समीकरण नंबर 3 में Q की वैल्यू को हमको किस में रख देना है, समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण 2 में हम Q की वैल्यू रख रहे हैं, तो W मिल गया 1/2 VC × V। तो W मिल गया हमको 1/2 V²C। यही क्या है, विद्युत ऊर्जा का व्यंजक होगा। आगे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी पार्ट पर। ब पर क्या कहा गया है, ब में संधारित्र की धारिता किन दो बातों पर निर्भर करती है। तो आप लोगों को पता है कि संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर कर रही है, पहला प्लेट के क्षेत्रफल पर, दूसरा प्लेटों के बीच की दूरी पर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए में क्या लिखा हुआ है, समविभवी तल के दो गुणों को लिखिए। तो पहला गुण है पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होगा। दूसरा गुण है विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होंगी। ठीक है, बी पार्ट में क्या कहा गया है, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, दो उचित उदाहरण द्वारा समझाइए। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यदि दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस निकाय को हम क्या बोल देते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोल देते हैं। उदाहरण क्या क्या है, जैसे कि N2H2O2, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन जैसे जो अणु होते हैं, उनके परमाणुओं में जो धन आवेश और ऋण आवेश हैं उनके द्रव्यमान केंद्र क्या होते हैं, संपाती होते हैं। यानी धन आवेश और ऋण आवेश लगभग एक ही जगह पर स्थित होते हैं। जब इन्हें विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो धनावेश और ऋणावेश क्या होंगे, प्रेरण के कारण से द्रव्यमान केंद्र जो होंगे इनके धनावेश और ऋणावेश के, वो एक दूसरे के सापेक्ष थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो जिससे क्या बन जाते हैं, परमाणु द्विध्रुव वहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से H2O, HCl, NH3 इस प्रकार के जो अणु हैं उनके भी धनावेश और ऋणावेशों के केंद्र संपाती नहीं होते हैं। तो ऐसे अणु को हम क्या बोल देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोल सकते हैं। तो ये दो उदाहरण हो गए। प्रश्न क्रमांक 3 आप देख सकते हैं, आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत का कथन लिखिए। n आवेशों के असतत वितरण के कारण किसी बिंदु P पर आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को उनके स्थिति सदिश के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देख लीजिए इसका हल क्या है। सबसे पहले हम आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत को जान लेते हैं। कई आवेशों द्वारा किसी अकेले आवेश पर आरोपित बल प्रत्येक आवेश द्वारा उस अकेले आवेश पर आरोपित बल के सदिश योगफल के बराबर होता है। यह आवेश अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया। n आवेशों के असतत वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये चित्र आप देख सकते हैं। चित्र में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पर Q1 आवेश है, यहाँ पर आपका ये Q2 आवेश है, ठीक है, ये Q3 आवेश है और ये Q4 आवेश है। तो ऐसे चार आवेशों से बना हुआ एक निकाय है और इसके कारण से हमें यहाँ पर जो बिंदु P है,
ठीक है। इस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देख सकते हैं Q1 आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1, ठीक है। फिर Q2 आवेश के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है E2, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा E2, फिर E3 और E4, ठीक है। तो ये सारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी। अब इनको सबको कॉमन रूप में सब एक दूसरे को भी आपस में एक दूसरे को भी प्रभावित करेंगे। इनके कारण से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता कितनी होगी उसे हमको देखना है। सभी के स्थिति सदिश आप देख सकते हैं। Q1 के लिए स्थिति सदिश है R1P, Q2 के लिए स्थिति सदिश है R2P, Q3 के लिए स्थिति सदिश है R3P, Q4 के लिए स्थिति सदिश है R4P, ठीक है। तो आइए कैलकुलेशन देख लेते हैं। माना n बिंदु आवेश आकाश में स्थित होकर आवेशों का एक निकाय निर्मित करते हैं। n आवेश कौन कौन से हैं? Q1, Q2 अप टू Qn से बने निकाय का किसी मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 व Q2 अप टू Qn के स्थिति सदिश कौन कौन से हो जाएंगे? R1, R2 और Rn है। इस निकाय के कारण किसी बिंदु P पर रखे एकांक धनावेश, ठीक है, बिंदु P पर जो आपका कौन सा आवेश रखा हुआ है? परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश, जिसको हम डिनोट करते हैं Q0 से या Q0 से। तो ये जो एकांक धनावेश है उसके द्वारा अनुभव किए जाने वाला जो बल है वो कितना हो जाएगा? Q1 के कारण से F1, Q2 के कारण से F2 और इसी प्रकार से Qn के कारण से Fn। तो और यही बल किस चीज़ को दर्शाएंगे? उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाएंगे। तो यदि Q1 आवेश से P1 दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तो E1 की वैल्यू हो जाएगी वेक्टर E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R1P²। और यहाँ पर ये दिया हुआ है R1P कैप, ठीक है। तो R1P कैप क्या चीज़ है? ये इकाई सदिश है, क्योंकि हम Q1 आवेश से किसी बिंदु पर Q1 आवेश क्या है? एक पूरे आवेशों के निकाय का एक आवेश है, ठीक है। तो इस आवेश के कारण से हम किसी बिंदु पर P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं, तो उस दिशा में हमको एक इकाई सदिश परिभाषित करना आवश्यक है। तो इसलिए हमने एक इकाई सदिश परिभाषित किया है जो कि है R1P कैप, ठीक है। तो जैसे E1 निकला है Q1 आवेश के कारण से, उसी प्रकार से Q2 आवेश से क्या निकलेगा? E2 मिलेगा हमको। तो E2 को आप क्या लिख सकते हैं? E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2/R2P² और वेक्टर R2P कैप, ठीक है। तो इसी प्रकार से Q3, Q4 और जितने भी Qn तक के जो आवेश हैं उन सबके कारण से विद्युत क्षेत्र क्या हो सकते हैं? E3, E4 अप टू En। अब अध्यारोपण के सिद्धांत से इन सभी का योग जो होगा वो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको देगा। तो सबका योग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सदिश ER इज इक्वल टू E1R, E2R और अप टू ENR। सबकी वैल्यू पुटअप करिए। लास्ट में आप देख सकते हैं कि सभी में 1/4πε0 क्या है? कॉमन है, तो इसको आपने बाहर ले लिया। अब बचा क्या? एक कॉमन टर्म हम यहाँ पर लिख देते हैं QI/RIP², ठीक है। वो हो जाएगा वेक्टर RIP कैप, ठीक है। तो समेशन I इज इक्वल टू 1 to N करके आप इसकी वैल्यू एक की वैल्यू, अगर आप I की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये Q1 के लिए निकलेगा, I की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 2 के लिए निकलेगा, I की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 के लिए निकलेगा, और इसी तरीके से आप nवां पद भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही क्या है? आपका n आवेशों के असतत वितरण से बने निकाय के कारण से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 पर। तो क्या कहा गया है प्रश्न क्रमांक 4 में? निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहला आपका क्या है? वैद्युत प्रवृत्ति, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। तो क्या है वैद्युत प्रवृत्ति? अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके धन व ऋण आवेशों का ध्रुवण हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेरित विद्युत आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। कैसा परावैद्युत पदार्थ हम देख रहे हैं? अध्रुवीय, जो ध्रुवीय नहीं है, यानी जिनमें पहले से ध्रुव नहीं है। ध्रुव नहीं है अर्थात धन आवेश और ऋण आवेश का केंद्रण नहीं हुआ है, ठीक है, सब मिक्स्ड कंडीशन में बैठे हुए हैं। तो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में जब आप रखेंगे तो उसके धन आवेश और ऋण आवेश, बाह्य विद्युत क्षेत्र में धन आवेश ऋण सिरे की तरफ और ऋण आवेश धन सिरे की तरफ आकर्षित होने के कारण से अलग अलग हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनमें क्या हो जाएगा? जब आवेश आपस में एक दूसरे से अलग अलग दूरी पर रहते हैं तो उनके बीच दूरी और एक आवेश के गुणनफल को हम क्या बोल देते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण बोल देते हैं। तो वो एक प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण वहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। अब आगे क्या परिभाषा दी गई है? किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन द्विध्रुव आघूर्ण ही क्या कहलाता है? उसका ध्रुवण कहलाता है। ध्रुवण को हम किससे दर्शा रहे हैं? यहाँ पर वेक्टर स्मॉल p से, ठीक है। तो अध्रुवीय परावैद्युत के लिए वेक्टर स्मॉल p की वैल्यू कितनी हो जाती है? इसको हम बोलते हैं काई ई, ठीक है। काई ई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर ई, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। काई, इसको हम क्या बोल देते हैं? परावैद्युत माध्यम की प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो ये परावैद्युत माध्यम की प्रवृत्ति हो गई। अब यहाँ से आपको किसकी वैल्यू चाहिए? आपको चाहिए, देख लीजिए आगे समीकरण 1 से काई ई की वैल्यू आपको चाहिए। तो काई ई इज इक्वल टू वेक्टर p अपॉन एप्सिलॉन 0 वेक्टर ई, अर्थात परावैद्युत के ध्रुवण तथा विद्युत क्षेत्र
के एप्सिलॉन 0 गुना मान के अनुपात को ही परावैद्युत की विद्युत प्रवृत्ति हम कहते हैं। तो ये जो काई ई है वही विद्युत प्रवृत्ति यहाँ पर दर्शा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी शॉर्ट नोट्स है या टिप्पणी है किस पर है, परावैद्युत सामर्थ्य पर, जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। कैसे आप देख सकते हैं इसको, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम का एक आयताकार टुकड़ा स्थित है। जब प्लेटों के मध्य विभवांतर बढ़ाया जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ने लगेगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अणु जो है वो क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने लगेंगे। यानी परावैद्युत पदार्थ के जो अणु होंगे वो विद्युत लगाए गए विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने लगेंगे, उसी के समांतर होने लगेंगे। यदि हम विभवांतर को और बढ़ाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब सभी अणु क्षेत्र के अनुदिश संरेखित हो जाएंगे। किसके सभी अणु, परावैद्युत पदार्थ के। तो इसके आगे विभवांतर को और बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन जो है अणुओं से पृथक होने लगेंगे। अब इसके आगे विभवांतर आप बढ़ाएंगे तो अणु तो क्योंकि संरेखित हो चुके हैं, ऑलरेडी एक बल के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं वो, अब इसके आगे अगर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा रहे हैं यानी बल बढ़ा रहे हैं तो उससे बंधे हुए जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉन हैं, वो पृथक होने लगेंगे। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन पृथक होने लग जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार के पदार्थ में पृथक होते हैं या अलग से होते हैं, वो होते हैं चालक पदार्थों में या धातुओं में। ठीक है, तो इस तरीके से परावैद्युत माध्यम एक किसके जैसा बिहेव करने लग जाएगा, चालक के जैसा बिहेव करने लग जाएगा। तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र या विभव प्रवणता के उस अधिकतम मान को जिसे आरोपित करने पर परावैद्युत माध्यम से इलेक्ट्रॉन पृथक नहीं होते, परावैद्युत माध्यम की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। यानी वह सीमा जहाँ तक के आप यदि विद्युत क्षेत्र आरोपित कर रहे हैं परावैद्युत पदार्थ पर जो कि दो प्लेटों के मध्य रखा हुआ है, किसके, संधारित्र के, समांतर प्लेट संधारित्र के, और उस कंडीशन में यदि इलेक्ट्रॉन पृथक नहीं हो रहे हैं, वो जो सीमांत स्थिति है वही स्थिति परावैद्युत माध्यम के लिए परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक आप देख सकते हैं, एसआई मात्रक होता है वोल्ट मीटर इनवर्स। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर, स्थिर विद्युत संबंधी गॉस का नियम लिखिए। तो गॉस के नियम का कथन क्या कहता है, गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, गणितीय रूप में आप कैसे लिख सकते हैं, गणितीय रूप में आप देख सकते हैं विद्युत फ्लक्स को हम दर्शा रहे हैं फाई से, दैट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ओवर एस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यू का 1/ε0 गुना। ठीक है, इसकी उपपत्ति के लिए आपने क्या किया है, ये एक चित्र हमने बनाया है, तो इसमें देख सकते हैं एस एक पृष्ठ है। ठीक है, एस कोई एक पृष्ठ है जिसके अंदर प्लस क्यू आवेश यहाँ पर रखा हुआ है ओ बिंदु पर। ठीक है, अब इससे आप देख सकते हैं ये पी बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, इस पूरे एस को आप छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और ये एक छोटा सा एलिमेंट जो बनता है उसको हम कहते हैं डी एस, और इस डी एस के अभिलंबवत यहाँ पर जो वेक्टर निकलता है उसको हम बोल देते हैं वेक्टर डी एस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप ये जो क्यू से निकलने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा, यानी ये जो ई की दिशा है, कहाँ पर, ये ई की दिशा है, और ये जो एरिया वेक्टर है इन दोनों की दिशा के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। यहाँ पर जो घन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, डी ओमेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लेकर के, ये सारी चीज़ें समझ करके हम आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो चित्रानुसार एक बंद पृष्ठ के अंदर एक बिंदु ओ पर एक आवेश प्लस क्यू रखा हुआ है, बिंदु ओ से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर। ठीक है, यहाँ पर आर दूरी, आप ये वाली जो दूरी है इसको आप आर दूरी से दर्शा सकते हैं, ये आर दूरी हो गई आपकी। ठीक है, आर दूरी पर पृष्ठ पर एक बिंदु पी है, इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसकी दिशा किसके अनुदिश होगी, ओपी के अनुदिश होगी। इस पृष्ठ के चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्रफल कौन सा है, ds है। ठीक है, ये ds है। ठीक है, तो कहाँ पर है इस पृष्ठ के चारों ओर छोटा सा क्षेत्रफल, ये आप देख सकते हैं, ये है ds। ठीक है, ये हो गया ds। अब आगे बढ़ जाते हैं, क्या कहा गया है, तो क्षेत्र सदिश वेक्टर ds की दिशा इस क्षेत्र ds पर खींचे गए अभिलंब के pn के अनुदिश होगी। अब pn कहाँ पर है आप देख सकते हैं, ये जो pn है इस दिशा में हमारा एरिया वेक्टर ds होगा। ठीक है, जो कि ये जो हमारा अवयव है, क्षेत्र अवयव है ds, उसके क्या है, अभिलंबवत है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं डायग्राम में। अब आगे बढ़ जाइए, क्या कहता है, इस क्षेत्र सदिश ds तथा विद्युत क्षेत्र E के बीच का कोण थीटा है। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र E है। ठीक है, इस दोनों के बीच का जो ये कोण है ये कितना है, थीटा है। ठीक है, तो ये थीटा कोण हो गया। अब आगे बढ़ जाइए, क्या कहा गया है,
तब इस क्षेत्रफल ds से गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, इसको हम दर्शा रहे हैं डी फाई ई से। तो डी फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी एस, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। ये आप जानते हैं अदिश गुणनफल में यदि हम ए डॉट बी करते हैं तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, इसलिए यहाँ पर ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 से आप ई की वैल्यू किस में, इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करिए तो आपको क्या मिल जाएगा, डी फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने किसकी वैल्यू पुटअप किया है, वेक्टर ई की। तो वेक्टर ई की वैल्यू कितनी थी, 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। Q/4 को आप बाहर ले सकते हैं, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये कहलाता है आपका डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, पृष्ठ डी एस द्वारा बिंदु O पर बनाया गया घन कोण, ठीक है, जिसको आप लिख सकते हैं किससे, डी ओमेगा से डिनोट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए। अब बंद पृष्ठ S से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ये तो क्या था, एक छोटे से एलिमेंट ds के लिए कितना विद्युत फ्लक्स हमको मिलना था वो आपको यहाँ पर मिल गया है। ये ऊपर में लिखा हुआ है कितना, डी फाई ई इज इक्वल टू Q/4 डी ओमेगा। अब पूरे के लिए अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं आप फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ओवर एस ई डॉट डी एस, ठीक है। वैल्यूज पुटअप करिए, क्लोज इंटीग्रल ओवर एस Q/4 डी ओमेगा, ठीक है। Q/4 को आप बाहर ले सकते हैं, डी ओमेगा आपका अंदर रह गया। डी ओमेगा क्या चीज़ है, डी ओमेगा घन कोण है। तो ये छोटे से एलिमेंट ds के कारण से बनाया गया घन कोण कितना है, डी ओमेगा। अब आप संपूर्ण पृष्ठ के लिए यदि आप घन कोण की कल्पना करेंगे या घन कोण की कैलकुलेशन करेंगे तो घन कोण कितना होता है संपूर्ण पृष्ठ के लिए, वो होता है 4 पाई। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल ओवर डी ओमेगा को 4 पाई से रिप्लेस कर सकते हैं। समीकरण नंबर 4 में मान रख दीजिए, तो फाई ई इज इक्वल टू Q/4 4 पाई, 4 पाई कैंसिल हो गया, बचा आपके पास कितना, फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0। यही गॉस का प्रमेय है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के हमारा ये जो असाइनमेंट है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा दिया गया है माह अगस्त के लिए, और सत्र है आपका 2021, कक्षा है 12वीं, विषय है भौतिक शास्त्र। इसके लिए ये जो असाइनमेंट है यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। तो आगे भी ऐसे ही असाइनमेंट्स के सलूशन पाने के लिए और भी वीडियो लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आप अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हैं, जिन जिन व्हाट्सएप ग्रुप्स में या स्कूल के ग्रुप्स में या फ्रेंड्स ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं, वहाँ इन चैनल्स के वीडियोज़ को, इस चैनल के वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के लिए आप मोटिवेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल हमेशा हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लगातार देखते रहिए क्या क्या अपडेट्स हमारे चैनल पर आ रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।